Assalamualaikum everyone. So our next topic is about opioid poisoning या opiate poisoning. ठीक है, तो अच्छा ये होता क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले आपको ओपियोइड के बारे में पता होना चाहिए, जो हम फार्माकोलॉजी में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओपियोइड पॉइजनिंग। ओपियोइड क्या है? ये नार्कोटिक ड्रग्स है, बेसिकली एनाल्जेसिक के तौर पर यूज होते हैं, लेकिन और भी इसके बहुत सारे फंक्शन है, लाइक कफ में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, डायरिया में भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया से पहले भी इसको हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ओपियाइड ड्रग जो है वो नार्कोटिक ड्रग है। अब ये ड्रग जो है ये क्या करते हैं, ये चूंकि नार्कोटिक ड्रग्स हैं तो ये अगर इनका थोड़ा सा भी ओवरडोज हो जाए तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है वो है ओपियाइड पॉइजनिंग। मतलब कि ओपियाइड पॉइजनिंग कैसे होगी? जब आपकी ओवरडोज हो जाएगी, जब आप नॉर्मल से जो आपका थेराप्यूटिक डोज है उससे अगर आप बहुत ज्यादा जो है ले लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसको हम ओपियाइड पॉइजनिंग कहेंगे। सो ओपियाइड्स, अब इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें होता क्या है, मतलब क्या फिर हम उसकी मैनेजमेंट करेंगे। अगर हो गई ओपियाइड पॉइजनिंग तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। ओपियाइड्स आर पोटेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, ये हमने फार्माकोलॉजी में बहुत डिटेल से पढ़ा था कि ये क्या करते हैं। जब ये ड्रग हम लेते हैं तो ये जाकर हमारे ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ये उसको जो है डिप्रेस सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये है कि अगर इसका डोज ज्यादा हो गया तो सबसे पहला इफेक्ट इसका रेस्पिरेशन पर आएगा। तो इसे यहाँ पर लिखा है कि ये पोटेंट रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है। ठीक है, एंड ओवरडोज इज ए लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग पीपल हु यूज इट। ठीक है, इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है, तो अगर ओवरडोज हो गया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत इफेक्ट करेगा। इसीलिए लिखा हुआ है कि ये जो है ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। जो लोग इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनमें जो है ये मौत का बायस बनती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड एन एस्टिमेटेड 69,000 पीपल डाई फ्रॉम ओपियाइड ओवरडोज ईच ईयर। हर एक साल अगर पूरी दुनिया में हम देखें तो कम से कम ऑलमोस्ट 70,000 या 69,000 लोग जो है वो इसकी वजह से मरते हैं, ओपियाइड पॉइजनिंग। और क्यों? क्योंकि हर कोई तो इसको एज ए मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता ना। लोग तो ओपियम को उसके लिए भी एज ए ड्रग ऑफ एब्यूज, नशे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना। तो जब वो लोग इसका ओवरडोज कर, मतलब अगर आप इसको एज ए मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसको एज ए मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप खुद नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि ये तो ऐसी ड्रग है भी नहीं जो ओटीसी हो। ओटीसी हम कहते हैं ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब वो ड्रग जो आप खुद ले सकते हैं जाकर। ठीक है, मतलब आपके सर में दर्द हुआ पैराडॉल ले लेते, डिस्प्रिन ले लेते। लेकिन ओपियम और ये ओपियाइड जो है ये जितने भी ड्रग्स हैं, मॉर्फिन और कोडीन, फीपेन, पेपेवरीन, एस्केपिन, ये सारे ड्रग्स जो हैं ये कोई ओटीसी ड्रग्स नहीं है, ये ओवर द काउंटर ड्रग्स नहीं है, बल्कि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है। कोई डॉक्टर आपको देगा, आप जाकर उसको दिखाओगे फार्मेसी में, फिर वो आपको ड्रग देंगे। ठीक है, तो मतलब ये हुआ इस बात का कि अगर आप एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करें फिर तो आप तो डॉक्टर के डोज के जो आपको प्रिस्क्राइब डोज है आप वही लेंगे, तो उसमें तो ओवरडोज के चांसेस इतने नहीं होते। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस अगर कोई हादसा वगैरह हो जाए। लेकिन जो लोग इसको एज ए ड्रग ऑफ एब्यूज इस्तेमाल करते, जो नशे के लिए इस्तेमाल करते, तो उनको तो डोज वगैरह का कुछ पता नहीं होता, उनमें ओवरडोज के बहुत ज्यादा चांसेस है। एंड दैट्स द रीजन कि इसके जो है वो इतने ज्यादा पेशेंट, इतने ज्यादा लोग जो है वो इससे मर जाते हैं हर साल। ठीक है, सो अमंग पीपल हु इंजेक्ट ड्रग्स, ये जो अभी मैंने बताया जो ड्रग इंजेक्ट करते हैं, ड्रग इंजेक्ट ये कुछ ड्रग एब्यूजर जो है, ओपियाइड ओवरडोज इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी आफ्टर एचआईवी एंड एड्स। ठीक है, जो लोग वो ड्रग जो है वो यूज करते हैं, ये जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं हाथ में, जिनके थ्रू वो डिफरेंट ड्रग्स जो है वो इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं उनमें सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट वन जो कॉज है लोगों के मरने की वो तो एचआईवी और एड्स है, लेकिन जो दूसरी मेन वजह है उसमें मौत की वो जो है वो ये है ओपियाइड पॉइजनिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग बार बार बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनमें इसके डेथ के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, जो ड्रग एब्यूजर्स है। ठीक है, सो ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। ओके, मजीद अगर आप देखें इसके तो क्या मतलब कैसे इसकी ये पॉइजन जो है वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो ओपियाइड्स डिप्रेस द रेस्पिरेटरी ड्राइव। तो रेस्पिरेटरी ड्राइव में मतलब जो रेस्पिरेशन आपकी होती है, ठीक है, जो ड्राइव का मतलब है कि जो वहाँ सिग्नल आता है वहाँ से ब्रेन से, तो वो जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती
कम हो जाती है। एंड क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कि ये ड्रग जो है ये जाते हैं और आपके ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करते हैं, ठीक है। तो वहां से सिग्नल नहीं आएगा, तो रेस्पिरेशन जो है लंग वगैरह जो है वो रेस्पिरेशन कम कर देंगे। एंड ओवरडोज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एपनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मायोसिस, मायोसिस क्या है? बेसिकली मायोसिस जो है ये आपके जो आई साइज, अच्छा अगर आपको याद हो ना पीपल साइज जो है, पीपल साइज, ठीक है, पीपल साइज जो है ना वो छोटा हो जाता है, आपकी आई बहुत छोटी हो जाती है, उसको मायोसिस कहते हैं। अगर वो बड़ी हो जाए तो फिर उसको मिट्रियासिस कहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने पिन पॉइंट पीपल का एक बताया था आपको, मिट्रियासिस। अगर बड़ी हो जाए तो फिर उसको मिट्रियासिस कहते हैं, ये इसका प्रोडक्ट है, ठीक है, मिट्रियासिस। अच्छा अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था एक पिन पॉइंट पीपल का। पिन पॉइंट पीपल जो है वो क्या होता है, उसमें ये बेसिकली इसका ओपिएट का साइड इफेक्ट है। उसमें आपका जो पीपल है जो आई में वो बिल्कुल एक छोटा डॉट जितना छोटा हो जाता है, ठीक है, उसको हम पिन पॉइंट पीपल कहते हैं। और इस कंडीशन को हम मायोसिस भी कहते हैं। एंड स्ट्यूपर की आपकी मेंटल एबिलिटी बिल्कुल कम हो जाती है, मतलब आपके ब्रेन जो है मतलब अनकॉन्शियसनेस का, अनकॉन्शियस ऐसा नहीं, लेकिन आप होश में होते हुए भी आपको किसी चीज की खबर नहीं होती, मेंटल एबिलिटी जो है आपकी सप्रेस हो जाती है। सिवियरली रिड्यूस्ड रिस्पिरेटरी रेट, मैंने स्टार्ट में बताया क्योंकि ये रिस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है, रिजल्ट्स इन हाइपोक्सीमिया, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, ठीक है, लीडिंग टू सेरेब्रल हाइपोक्सिया, फिर ब्रेन में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, एंड इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, और आखिर में क्या होगा, बंदा जो है वो बेहोश हो जाता है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट इज ए लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओपिएट ओवरडोज। ये फर्स्ट स्टार्ट में ये कुछ चीजें होती है, बाद में कहते हैं कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। एंड सेकेंडरी टू रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड हाइपोवेंटिलेशन, ठीक है, हाइपोवेंटिलेशन मतलब लो, जो आपके आपके लंग्स के अंदर जितनी एयर आ रही है उसकी कमी को हम हाइपोवेंटिलेशन, मतलब आपके रेस्पिरेटरी रेट के कम होने को हम हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। तो कहते हैं कि ये कार्डियक अरेस्ट जो है ये इन दोनों के बाद आता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के बाद ये आता है कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अच्छा फिर मजीद अगर आप देखें तो प्रोलॉन्ग सेरेब्रल हाइपोक्सिया इज द मैकेनिज्म फॉर ब्रेन इंजरी। अगर जो पिछले उसमें हमने कहा ना कि सेरेब्रल हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया हो जाता है, ब्रेन को जो ब्लड ऑक्सीजन, ब्रेन में जो ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगा, जो ब्लड ऑक्सीजन लेकर जा रहे हैं वो कम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं हो रही, प्रॉपर ऑक्सीजन आ नहीं रहा, तो ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन है नहीं, इसलिए वो ब्रेन को भी कम ऑक्सीजन दे रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन इंजरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, एंड डेथ इन ओपिएट ओवरडोज, और आखिर में डेथ हो जाती है रिजल्टिंग फ्रॉम एपनिया और कार्डियक डिसएरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट। क्यों डेथ होगी? क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई, एपनिया, ये कुछ कार्डियक डिसएरिथमिया मतलब हार्ट रेट आपकी इर्रेगुलर हो जाती है और आखिर में बिल्कुल हार्ट स्टॉप कर जाता है, वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। अच्छा ओपिएट्स एक्ट एट नीम कैपा एंड डेल्टा रिसेप्टर, ओपिएट रिसेप्टर विच आर नीम कैपा एंड डेल्टा, ये हम कॉलेज में डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपकी पूरी बॉडी में ये रिसेप्टर जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और ये ओपिएट जो है ये इन रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली नीम, उसमें भी फिर फर्दर नीम 1 और नीम 2 which are widely distributed throughout the body, ठीक है। ये ओपिएट जाकर जब तमाम रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं। एंडोजीनियस ओपिएट्स एक्ट टोनिकली ऑन द ब्रेन स्टेम लोकेटेड ओपिएट रिसेप्टर्स टू मॉड्यूलेट रेस्पिरेशन इन रिस्पांस टू हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैप्निया, ठीक है। कहते हैं कि इसके अलावा बॉडी में खुद भी कुछ एंडोजीनियस ओपिएट्स होते हैं, मतलब कुछ, ये तो हमने बाहर से ले लिया ना, बॉडी में खुद भी कुछ ऐसे ओपिएट्स होते हैं जिसको हम ओपिएट्स कहते हैं, बेसिकली AIATES ओपिएट्स, जो जाकर खुद भी वैसे यहाँ पर एक्ट करते हैं। तो एक तो वो बॉडी के खुद भी मौजूद है, ठीक है, पूरे इस बात का मतलब एक तो बॉडी में खुद भी मौजूद है जो जाकर जो है वो आपके रेस्पिरेशन को मॉड्यूलेट करते, मतलब ज्यादा हो तो कम करते हैं, ठीक है। लेकिन और साथ में आपने ये भी दे दिया तो फिर जो है बहुत ज्यादा आपके जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें कही कि डेथ भी होती है, ठीक है। अच्छा फिर आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो मॉनिटरिंग ओपियाइड पेशेंट्स प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस के, उसको एक तो आप जो पेशेंट्स मॉनिटरिंग ओपियाइड प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस, जो लोग जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसको आपने जो है चेक करना है। अगर एक इसकी मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं आरएमआई की, आरएमआई में क्या होता है कि अगर एक डॉक्टर किसी बंदे को मॉर्फिन करवा रहा है ना, प्रिस्क्राइब करवा रहा है कर रहा है, ये मॉर्फिन इज वन ऑफ द ओपियाइड, ठीक है। सो अगर वो मॉर्फिन करवा रहा है, उसको प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा कि वो उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर होता है,
फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के लिए मॉर्फिन एक गया एक पेशेंट के लिए और उसको दोबारा जो है वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, तो फार्मेसी तो अगर वो नर्स जाकर फार्मेसी से दूसरा लेगी वाइल, ठीक है, जो एम्प्यूल जो है इसका, अगर दूसरा एम्प्यूल लेगी तो पहले वो जो पिछला है उसका टूटा हुआ जो एम्प्यूल होगा वो लेकर आएगी, ताकि पता चले कि हाँ वो यूज हो चुका है। ये ना कि वो बाहर जाकर बेचना शुरू कर दे या कुछ मतलब माल प्रैक्टिस शुरू कर दे, ठीक है। सो ये जो है इसके लिए प्रॉब्लम, और फिर उस पर डीएमएस के साइन और वो सारा कुछ मतलब हायर अथॉरिटीज के। सो ये जो है इसके लिए इसको मॉनिटरिंग कहते हैं कि प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिसेस जो है उसको मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। कर्विंग इनअप्रोप्रिएट ओपिएट प्रिस्क्राइबिंग, अगर कोई गलत तरीके से प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसको जो है वो कर मतलब रोकना। कर्विंग इनअप्रोप्रिएट ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ ओपिएट, एक तो इसको ओवर द काउंटर सेल इसको बिल्कुल स्टॉप करना है, ये क्योंकि ओटीसी ड्रग नहीं है इसलिए आप इसको एज ए ओटीसी ड्रग इस्तेमाल नहीं कर, मतलब आप इसको जाकर किसी भी फार्मेसी से नहीं ले सकते। तो इस चीज को जो है वो अथॉरिटीज को ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी जाकर मतलब फार्मेसी से खुद ये ना ले सके, ठीक है, जब तक प्रिस्क्राइब ना हो डॉक्टर की तरफ से। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ओपियाइड डिपेंडेंस इंक्लूडिंग फॉर दोज डिपेंडेंट ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओपियाइड, ठीक है। कहते हैं कि फिर इसके अलावा जो लोग ऑलरेडी एडिक्टेड हो चुके हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे, वो जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाए, ठीक है। जो पहले से नशे के आदी लोग हैं ना तो वो कह रहे हैं उसके लिए रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए ताकि वो खत्म हो जाए इन चीजों से, मतलब डिपेंडेंस खत्म हो जाए। अच्छा, फिर अगर हम इसकी इसकी मैनेजमेंट देखें कि अगर फॉर एग्जांपल ये तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स पढ़ लिए कि हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है, इन सारी प्रैक्टिसेस को हमने रोकना है जो जो माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन और यूज के जो ड्रग के यूज है, ठीक है, अब्यूज ऑफ ड्रग बेसिकली। सो वो तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स कर लिए, मतलब प्रिवेंशन हमने बता दी। अब अगर हो गया एक बंदे को ओवरडोज तो फिर हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, डेथ इन ओपियाइड ओवरडोज कैन बी अवॉइडेड, मतलब उसको हम खत्म कम कर सकते हैं बाय इमरजेंसी बेसिक लाइफ सपोर्ट रिससिटेशन एंड और टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओपियाइड एंटागोनिस्ट सच एज नैलोक्सोन। एक तो ये कि आपने उसको रिस्पायरेशन अगर है तो वही सीपीआर जिसको हम कहते हैं, ये रिससिटेशन उसी की बात करें, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, सीपीआर हम उसको देंगे ताकि वो जो रिस्पायरेशन उसकी रुकी हुई है ना ताकि वो दोबारा बहाल हो जाए, वो दोबारा रिकवर हो जाए मतलब, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है, ये इसका मेन ड्रग ये है नैलोक्सोन, इसके अलावा नैट्रेक्सोन, नैल्पेमेन और बहुत सारे ड्रग्स हैं लेकिन मेन ड्रग इसमें नैलोक्सोन है। ये असल में इसका एंटागोनिस्ट है, जिन रिसेप्टर्स पर ओपिएट जाकर एक्ट करते हैं तो ये नैलोक्सोन वहां जाता है और वहां से ओपिएट को हटा देता है और खुद जाकर अटैच हो जाता है और उसके इफेक्ट को खत्म कर देता है, ठीक है। एंटागोनिस्ट का मैंने बताया था कि यही काम होता है। सो नैलोक्सोन जिसको हम एनएलआई नॉन ऑक्सीमोरफोन भी कहते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ ये पता होना चाहिए, ठीक है। हैज बीन यूज्ड इन ओपिएट ओवरडोज मैनेजमेंट फॉर ओवर 40 इयर्स, इसको 40 साल से कहते हैं यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छा यूज है विद मिनिमल एडवर्स इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट भी कम है, बियॉन्ड द इंडक्शन ऑफ ओपिएट विथड्रॉल सिम्टम्स। और कहते हैं कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल ओपिएट विथड्रॉल कर ले, ओपिएट विथड्रॉल सिम्टम्स हम इसको कहते हैं ना कि एक बंदा आदी है, एक बंदा जो है वो आदी है ड्रग्स और आप अचानक से ड्रग रोक दें, तो जब आप अचानक से ड्रग रोक देते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि वो बंदा जो है उसको विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, वो फिजिकली भी होते हैं, वो इमोशनली साइकोलॉजिकल भी होते हैं, ठीक है, बेचैनी और वो सारा, और फिजिकली उसको रनी नोज और स्वेटिंग और सारा कुछ उसको स्टार्ट हो जाता है, हेडेक। तो कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ये है कि उसको बहुत ज्यादा मतलब ये कुछ स्टार्ट हो जाते हैं विड्रॉल, क्योंकि आप उसका इफेक्ट खत्म कर रहे हैं ना ड्रग का, तो ये विड्रॉल सिम्टम हो सकते हैं लेकिन बाकी जो है इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो ये जो है इसकी मैनेजमेंट होगी। सो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।